हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो बीबीएल के बाद मार्च कप का जो टूर्नामेंट है वो रिज्यूम तो हुआ था। एक मैच होने के बाद फिर से वो पॉज हो गया क्योंकि शेफील्ड शील्ड के मैचेस भी होने थे। अभी फिर से यहाँ पे शुरुआत होने जा रहा है मार्च कप के मैचेस का, और अभी लगातार कुछ मैचेस होंगे। कल के मैच में विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने वाली है। साउथ ऑस्ट्रेलिया अपने आखिरी मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ हारी थी, और विक्टोरिया ने अपने आखिरी मैच में तास्मानिया को हराया था। ठीक है, बॉलिंग डोमिनेशन के साथ तास्मानिया को उन्होंने हराया था, और साउथ ऑस्ट्रेलिया तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गई थी। वो डिफेंड नहीं कर पाए थे अपने टोटल को। दोनों टीमों को अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स आपको मिसिंग होते हुए दिख जाएंगे जो इंटरनेशनल सर्किट में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स वापस आ चुके हैं जो रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के होकर। उनमें से कुछ प्लेयर्स इन दोनों ही टीमों में आ चुके हैं, उनका नाम तो हम आगे बताएंगे ही। दोनों टीमों के बीच में कल ही एक 4 डे मैच भी खत्म हुआ था, जो कि ऑब्वियसली इसी ग्राउंड पे हुआ था, तो वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी। बाकी आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये मैच होने जा रहा है जंक्शन ओवल मेलबर्न में, जहाँ पे विक्टोरिया का होम मैच मोस्टली होता है। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। थोड़ा पीछे अगर हम जाएंगे, जहाँ पे 5 मैच ढूंढने के लिए ऑब्वियसली हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो दोनों ही टीमों की तरफ से आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स दिख जाएंगे जो करंट सिस्टम में या करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, विक्टोरिया की तरफ से मोस्टली जो बॉलर्स हैं वो आपको नहीं देखने मिलेंगे, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मोस्टली बैट्समैन जो हैं वो नए होंगे, तो उनके पुराने मैचेस में आपको नाम ढूंढने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिकॉर्ड्स थोड़ा सा कम हो सकता है, जितना है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन रिकॉर्ड्स थोड़ा सा कम हो सकता है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, करंट फॉर्म या कुछ और भी चीज़ें, उसके ऊपर हमें यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। यह पहला मैच, और पहला मैच जो मेलबर्न में हुआ, हमें आखिरी 5 ढूंढने के लिए 18 साल 2018 तक जाना पड़ रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बना था 265, जो कि डिसेंट स्कोर है। लेमन बोलंड ये आपको सिर्फ करंट स्कोर में मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे परफॉर्मर्स रहे होंगे जो करंटली अवेलेबल नहीं है। विक्टोरिया चेस नहीं कर पाई उस रन को, लेकिन काफ़ी आगे तक वो पहुंच भी गए थे। हैंड्सकॉम्ब नाम को नोटिस करना, मैक्सवेल ऑब्वियसली नहीं खेल रहे हैं, और करंट स्क्वाड में साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एक क्लोज मैच में मीडियोकर रेंज वाले स्कोर वाले मैच में यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। अगला मैच ये फिर से मेलबर्न में हुआ। यहाँ पे फिर से साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्कोर खड़ा किया। करंट स्क्वाड में नहीं है केरी, इनका स्कोर था। बाकी क्रोन भी नहीं है, मैट शॉट भी नहीं है, सदरलैंड का 1 विकेट। विक्टोरिया वापस से पीछे रह गई 1 रन से, और यहाँ पे भी एक क्लोज मैच हुआ, यहाँ पे भी वो हार गए। हैंड्सकॉम्ब का नाम वापस से आपको देखने मिल रहा है। मेलबर्न के दोनों ही ग्राउंड के जो मैचेस हुए हैं, हैंड्सकॉम्ब का नाम देखने मिला है। आगे भी हम इनके बारे में बातें करेंगे। मैट शॉट नहीं है, लेकिन मैकग्रो नहीं, ये खेल रहे हैं, और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में भी लास्ट वनडे में उन्होंने बहुत धमाकेदार पारी खेली थी। इनको एक ही गियर में खेलने आता है, अभी तक हमने ये देख रखा है। कोई भी फॉर्मेट हो, या आते ही हिट करने लग जाते हैं, और इस सीज़न में एक बहुत बड़ा 100 या ऐसा कुछ तो उन्होंने बना के रखा हुआ था पहले दूसरे मैच में। इस फॉर्मेट में भी ओवरऑल नहीं है बेसागर का 1 विकेट, लेकिन हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। दोनों इनिंग्स मिला के 9 विकेट खाली गिरे, और 600 के ऊपर रन भी बने, लेकिन क्लोज मैच हुआ, वापस से विक्टोरिया हार गई। अगला मैच और तीसरा मैच जो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, फिर से हाई स्कोरिंग एनकाउंटर। इस बार फिर से विक्टोरिया ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, और हैंड्सकॉम्ब जो आप देख रहे थे दोनों मैच में 50-60 के आसपास रन बनाते हुए, यहाँ पर और ज़्यादा स्कोर उन्होंने बनाया, रन बनाया। मैडिसन ने भी, जो काफ़ी टाइम के बाद वापसी कर रहे हैं स्क्वाड में, बीबीएल पूरा उन्होंने मिस किया था, इंजुरी था या क्या था पता नहीं, लेकिन मिस किया था। मेरलो है, वेसगर का नाम हमने पहले देखा है। बाकी इन बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। इस बार साउथ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे तक पहुंची तो थी, लेकिन वो चेज नहीं कर पाई। करंट स्क्वाड में आपको इनमें से सिर्फ नियल्सन देखने मिल जाएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो सकते हैं। बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। विदरऑल्ड अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते। बॉलरों में से मेरलो है, एलियट है, मर्फी, सदरलैंड, ये सारे अवेलेबल हैं। मैट शॉट खाली नहीं है। अगला मैच जो हुआ, यहाँ पे भी साउथ ऑस्ट्रेलिया ने डिसेंट स्कोर बनाया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। यहाँ पे करंट स्क्वाड के बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने मिलेंगे, जिनमें से हंट है, लियम स्कॉट, मैक्सवीनी, लेमन, इन्होंने रन बनाए। ये लेमन होगा। बॉलरों में से सदरलैंड, मर्फी, मेरलो का नाम इस पिक्चर में कई बार आ चुका है। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से भी है, और ब्रॉडी क्राउच या काउच जो भी नाम है, इन्होंने परफॉर्म करा। विक्टोरिया ने हालांकि यहाँ पे काफ़ी आराम से चेस कर लिया। हैंड्सकॉम्ब का रन यहाँ पे भी है चेस करते हुए, और अलग ग्राउंड पे। जनरली अगर आप हमें सालों से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा मैंने हैंड्सकॉम्ब के बारे में एक चीज़ बता के रखी है कि जब भी मेलबर्न पे मैच हो, 10 में से 8 बार उनके आपको रन देखने मिल जाते हैं। ऊपर भी 3 में से तीनों ही बार उन्होंने रन बनाए, इंक्लूडिंग ए 100।
और यहाँ पे मेलबर्न के बाहर भी उन्होंने रन बनाया था, 100 वाला कुछ तो नहीं था लेकिन रन उन्होंने बनाया था। बाकी फ्रेजर मगरक के स्टार्ट यहाँ पे भी थे, हैरिस का स्कोर था और मैकेजी हार्वे जो कि नहीं है। बॉलरों में से ग्रांट, पोप और मैक्सवेनिया को दिख जाते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था, विक्टोरिया यहाँ पे 136 पर निपट गई थी, जिसको लीड किया था मैकेंड्रू ने, जिनको ये टीम काफ़ी पसंद है। ये जब पहले भी न्यू साउथ वेल्स के होकर भी जो थोड़ा बहुत मैच उन्होंने खेला होगा, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में, वहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म करा हुआ है। बाकी स्पेंसर जॉनसन एगार का नाम तो पहले मिल भी चुका है, मार्नटी, मैक्सवेनी, थॉर्नटन। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी आराम से चेस कर लिया, जहाँ पर कार्टर और हैंड आपको दिख जाता है, क्या पता अवेलेबल नहीं है। तो ये एक मैच है, ठीक है, जहाँ पे मैच कतई क्लोज नहीं हुआ और एक लो स्कोरिंग मैच, मतलब इनिंग्स भी हमें देखने मिला, बैटिंग कोलैप्स भी आप कह सकते हो। लेकिन इस एक मैच को अगर हम निकाल दें तो बाकी के 4 मैच हमें मिले हैं 5 में से, तो क्लोज मैचेस भी हुए हैं, अच्छे स्कोर्स भी हमें देखने मिले हैं, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर भी हुआ है। और हाई स्कोरिंग नहीं तो मिड रेंज के स्कोर तो बने ही हैं, 260 250 प्लस तो बने ही हैं, ठीक है। आखिरी 5 में हमें मेलबर्न के 3 मैचेस देखने मिल रहे हैं। अगर हम उन पे फोकस करें तो हमारे पास काफ़ी सारे नाम निकल के आएंगे। पहला मैच था 2018 में, साउथ ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती है क्लोज इनकाउंटर में, 265 उन्होंने चेज नहीं करने दिया। लेमन हमें दिखे, बोलैंड दिखे, हैंड्सकॉम्ब दिखे, जो करंट सिस्टम में अवेलेबल हैं। अगला मैच जो हुआ ये भी बहुत क्लोज हुआ था, 323 का टारगेट था, विक्टोरिया 321 तक पहुंची, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए सिर्फ 5 विकेट खोने के बावजूद भी। जहाँ पर आपको सदरलैंड खाली दिख जाते हैं बॉलरों में से, और यहाँ पर हैंड्सकॉम्ब दूसरी बार इनका नाम आया है। फ्रेजर मगरक ज़्यादा तो नहीं है स्कोर्स, लेकिन 30-40 करके स्कोर्स उन्होंने बना के रखे हैं, जो कि ऑब्वियसली इस फॉर्मेट में उतना ज़्यादा नहीं होता, T20 होता तो अलग बात होती, लेकिन है। वेसकर का 1 विकेट। और तीसरा मैच जो हमें देखने मिला, यहाँ पे भी हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला, और यहाँ पे भी काइंड ऑफ क्लोज था वो मैच भी। मेरलो के स्कोर थे, हैंड्सकॉम्ब के स्कोर है, मैडिसन ने जो यहाँ पे एक मैच खेला था स्कोर कुछ बनाया था। वेसकर के 3 विकेट, ये कोई अवेलेबल नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई, लेकिन हमें नियल्सन के जो है स्कोर देखने मिले हैं। बाकी बॉलरों में से भी मेरलो का नाम आया है, एलियट, सदरलैंड, मर्फी के साथ, ठीक है। तो ये 3 मैच ऐसे गए हैं, हमें मोस्टली 300 के ऊपर जो इस फिक्चर में देखने मिला है रन, वो मेलबर्न के ग्राउंड पे ही देखने मिला है। क्लोज मैच 3 के तीनों ही हुए हैं। इवन अगले मैचेस में भी हमें अच्छे रन्स देखने मिले, हालांकि क्लोज मैचेस वो नहीं थे, लेकिन मेलबर्न में जो हमें 3 मैच देखने मिले, तीनों ही मैच में क्लोज मैच होते हुआ हमें देखा। रिजल्ट चाहे किसी भी तरफ जाए, एक नाम को हमने यहाँ पे बहुत कंसिस्टेंटली चलते हुए देखा है, वो है पीटर हैंड्सकॉम्ब। अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी, क्योंकि शायद करना तो चाहिए, यहाँ पर 131 था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकंड करते हुए 87, यहाँ पे भी बैटिंग सेकंड में 64। तो बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो, इन्होंने तो धमाकेदार पारी खेल के रखी हुई है। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत और किसी का कंसिस्टेंटली नहीं देखा है, लेकिन लास्ट जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे मेरलो को धमाका मचाते हुए देखा था। 100 के साथ साथ उन्होंने 3 विकेट भी निकाले थे। अगले मैचेस में हमें उतना क्लोज एनकाउंटर तो देखने नहीं मिला, लेकिन मेरलो, सदरलैंड, लेमन जैसे प्लेयर्स के हमने नाम रिपीट होते हुए देखे हैं, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी मैकेंड्रू वगैरह का मैंने बता दिया, इनके पहले रिकॉर्ड्स अच्छे थे, लेकिन कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में 5 मैचेस में ज़्यादा नाम दिखने मिले हैं, वो यही प्लेयर्स के हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट हमें हैंड्सकॉम्ब देखने मिले हैं, 5 में से 4 बार उनका नाम आया है, 3 के 3 मेलबर्न के ग्राउंड पे नाम आए हैं। बाकी 2 मैचेस में से भी एक उन्होंने रन बनाए थे, ठीक है। क्लोज एनकाउंटर हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और मेलबर्न के हर मैच में ही यहाँ पे क्लोज एनकाउंटर हमें देखने मिला है। लास्ट 2 मैच थोड़ा उतना नहीं हुआ, क्लोज एनकाउंटर नहीं हुआ, इजीली चेज हुआ, एक मैच में, दोनों ही मैच में इजीली चेज हुआ और काफ़ी वन साइडेडली टीम्स जीती। लेकिन उसके पहले जो मेलबर्न वाले मैचेस थे वहाँ पे हमें क्लोज एनकाउंटर देखने मिले। तो ये है कहानी जो हम इस फिक्चर से अभी तक देख पा रहे हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएंगे तो एलेक्स केरी अवेलेबल नहीं है। हैंड्सकॉम्ब का नाम आपने देखा, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उनका इस फिक्चर में, स्पेशली मेलबर्न वाले ग्राउंड पे, लेकिन ओवरऑल भी उनका 52 के आसपास औसत चल रहा है। कीपर सेक्शन में है ये, काफ़ी लोग जहाँ पे एक कीपर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है इनको ड्रॉप करें, इनकी तरफ नहीं देखें बीबीएल के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके, लेकिन इनका यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आगे जब ग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे तो ये लॉजिक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके लिए। बाकी बॉलर में से वोडाल का नाम है जो कि अवेलेबल नहीं है। बाकी विक्टोरिया के जो बॉलर्स बदलते रहते हैं, नए बॉलर्स हैं सभी, उनके रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों टीमों के बीच में जैसे मैंने पहले ही बताया, रिसेंटली ही मतलब कल ही एक शेफील्ड शील्ड का मैच खत्म हुआ है जो कि इसी ग्राउंड पे हुआ था, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है और कौन कौन से प्लेयर्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत रेलिवेंट शायद नहीं भी हो, लेकिन थोड़ा काम पे तो आपकी ये आ ही सकता है, और ये सेक्शन हमारे काम पे आता है ओवर द सीजन्स, तो हम इसीलिए एक बार डिस्कस इसको भी कर लेते हैं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में बनाया था सिर्फ 178,
वो भी नीचे से मैनटी नियल्सन ने रन बनाए तब जाके रन बना। लेकिन नियल्सन को थोड़ा नोटिस करना क्या है, कीपर सेक्शन में लोग जिस कीपर को कतई इग्नोर करने वाले हैं वो है नियल्सन, लेकिन कुछ रन्स आपको इनके भी देखने मिल जाते हैं इस फिक्चर में। यहाँ पे भी इन्होंने देखो 45 बनाया था पहली इनिंग्स पर, 47 मैनटी के थे लेमन के कुछ स्कोर से। लीड किया था बॉलर में से पेरी, क्रोन, इनमें से पेरी अवेलेबल हैं, फर्गूसन के 2 विकेट्स। विक्टोरिया ने बहुत खास कुछ नहीं किया, हालांकि मैडिसन ने यहाँ पे 100 लगाया था। हैरिस, हार्पर, पेरी के बैटिंग से भी स्कोर थे। लियम स्कॉट, डॉगेट तो अवेलेबल नहीं है, वैसे अगर का 2 विकेट। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग्स पर थोड़ा कमबैक किया बैटिंग से, हालांकि बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं था, लेकिन हेनरी हंट, मैकेंड्रू, ये 2 नाम आप ऊपर भी देख चुके थे हेड टू हेड में। मैकेंड्रू का तो मैंने बताया ही, और नियल्सन ने दूसरे इनिंग्स पे भी रन बनाया था। तो दोनों ही इनिंग्स में नियल्सन 2 दिन पहले रन बना के आए हैं इस टीम के अगेंस्ट में, भले ही बॉल अलग हो, फॉर्मेट अलग हो, लेकिन रन उन्होंने बनाया था, जो एक बात है। जो और लास्ट हेड टू हेड में भी उन्होंने रन बनाया था, जो आपने देखा था। बॉलर में से ओनील यहाँ पे हैं, बाकी बोलन और मर्फी। विक्टोरिया चेस कर गई रन को, जहाँ पे हार्पर के कुछ स्कोर्स थे, दोनों ही इनिंग्स पे हार्पर ने रन बनाए। हैंड्सकॉम शायद नहीं चले होंगे यहाँ पे, वैसे अगर मैकेंड्रू, इनका तो नाम आपने पहले भी देखा है, ये यहाँ पे बॉलर्स थे। तो जो मेजर परफॉर्मर हमें इस मैच से देखने मिले हैं वो है नियल्सन और हार्पर, जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स से परफॉर्म करा, और मैकेंड्रू थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, और फर्गूसन भी बॉलिंग से। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। और रिसेंटली जो 4 डे मैच भी हुआ था उसको भी हमने डिस्कशन में ला लिया। अभी अगर हम ग्राउंड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी एक नाम जो आपको कंसिस्टेंटली देखने मिल जाएगा वो है हैंड्सकॉम का, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, 67 के आसपास औसत है। आखिरी 2 मैच में तो फिर भी उन्होंने कोई 50 वगैरह का स्कोर नहीं बनाया था, स्कोर वहाँ पे भी बनाया था लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बनाया था, तब जाके औसत थोड़ा कम हुआ होगा। नहीं तो 14 मैचों में 6+ बार उनका 50+ का स्कोर है, और हेड टू हेड में तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा मार्कस हैरिस का भी थोड़ा बहुत नाम है, इनका भी आपने ऊपर जो 4 डे मैच हुआ था वहाँ पे एक बार नाम देखा है। यहाँ पे उनका 34 का स्कोर था, ज़्यादा तो नहीं था, ज़्यादा तो किसी ने भी नहीं बनाया इस 4 डे मैच में, लो स्कोरिंग ही था, उतना हाई स्कोरिंग नहीं था, लेकिन ये चीज़ रही है। देखते हैं कि ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस होते हैं। इस सीज़न में ऑलरेडी 1-2 मैचेस हुए हैं विक्टोरिया के, मेरे ख्याल से 3 मैचेस टोटल हुए हैं, उनमें से 2 मैच विक्टोरिया ने खेले हैं और 1 मैच साउथ वेस्ट और तास्मानिया का था शायद। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे मैचेस हो रहे हैं। तो पहला मैच है न्यू साउथ वेल्स बनाम विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पे बनाया 277, डिसेंट स्कोर। मेरलो का नाम हमने पहले भी देखा है, बॉलिंग उनको अभी ज़्यादा उतनी मिलती नहीं है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस है, अगर उनको ढंग से बॉलिंग मिल गई तो आपके काम पे आ सकते हैं। मर्फी है, सदरलैंड, बोलैंड साले अवेलेबल हैं। विक्टोरिया ने 29 ओवर से बनाया था 156 रन। हैरिस के स्कोर है, हैंड्सकॉम को शायद बैटिंग मिली नहीं होगी या कम स्कोर पे नॉट आउट रहे होंगे, और डकवर्थ लुइस के चलते विक्टोरिया यहाँ पे क्लोज इनकाउंटर में हार गई। पेसर्स का अपर हैंड दूसरे इनिंग्स में। अगला मैच विक्टोरिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। विक्टोरिया ने बनाया 274, अच्छा स्कोर यहाँ पे भी, पेसर्स के 9 विकेट। हैंड्सकॉम है, शॉट अवेलेबल नहीं है। मैकग्रक 36 रन, मैकग्रक का अभी तक तो समझ ही गए होंगे वो कैसे खेलते हैं, अगर वो 36 रन बना रहे हैं तो शायद 20-25 बॉल के अंदर उन्होंने बनाए होंगे, तो वो ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही गियर पे हर फॉर्मेट में वो खेलते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया और काफ़ी आराम से चेस कर लिया। सदरलैंड, मेडलो, मर्फी यहाँ पे भी है। मेडलो का नाम काफ़ी बार आ चुका है इस पिक्चर में, और इस मतलब वीडियो के दौरान टोटल हेड टू हेड में भी और ग्राउंड में भी आ रहा है। पिछले सीजन का आखिरी मैच जो था 36 ओवर का मैच था, तो ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं। हैंड्सकॉम यहाँ पे भी कुछ स्कोर्स हैं, पेसर्स के अपर हैंड। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इस बार भी रन को चेस कर लिया, जहाँ पे आपको सदरलैंड दिख जाते हैं, बोलैंड, मर्फी दिख जाते हैं। सदरलैंड ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मर्फी के भी एक दो करके विकेट रहे हैं, और प्रेस्टीज अभी नहीं खेल रहे हैं। इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं, पहले मैच पर तास्मानिया को 224 पर निपटा दिया। एलियट, इस नाम को नोटिस करना, इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई है। लास्ट मैच जैसे मैंने बताया कि इन्होंने विक्टोरिया ने जीत हासिल करा था, वहाँ पे भी इन्होंने 4 विकेट निकाले थे, और बॉलर के 2 विकेट्स, बाकी सदरलैंड, ओनील, मेडलो सबके विकेट से। मेडलो ने देखो 1 विकेट यहाँ पे भी निकाला है, ज़्यादा अभी बॉलिंग नहीं कराते, लेकिन जितनी ओवर्स की उनकी बॉलिंग मिली है वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्म करा। विक्टोरिया की तरफ से यहाँ पे रॉजर्स, किलवे, ये थोड़ा नीचे बैटिंग आते हैं, सिर्फ बैटिंग के लिए ही इनको रखा जाता है, और हैंड्सकॉम के यहाँ पे स्कोर रहे हैं। पेसर्स का अपर हैंड, लेकिन विक्टोरिया ने मैच चेस कर लिया 5 ओवर हाथ में रख के। और लास्ट मैच जो हुआ था, विक्टोरिया ने यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया, जहाँ पे रॉजर्स दोनों मैच में इनके रन हैं, किलवे दोनों मैच में रन हैं, थोड़ा नीचे आते हैं तो लोग शायद इनकी तरफ कम जाएँ। हैरिस के भी स्कोर्स हैं। हार्पर ने यहाँ पे बहुत बढ़िया पारी खेली। हार्पर थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट जरूर है, लेकिन वो इस ग्राउंड पर अच्छा करते हैं जनरली, और हैंड्सकॉम के स्कोर तो है ही। पेसर्स का ओवर हैंड न्यू साउथ वेल्स चेस नहीं कर पाए, जहाँ पे आपको सदरलैंड सबसे कंसिस्टेंट बॉलर है इस ग्राउंड पे, कंसिस्टेंटली 1-2 करके विकेट्स रहे हैं, यहाँ पे 3 निकाला उन्होंने। मेरलो का तो रहता ही है, बाकी बोलैंड के भी विकेट्स रहे हैं, हमने पहले देखा, ये मटफी लिख दिया मैंने,
मर्फी होगा। एलियट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बॉलिंग फर्स्ट में होते हैं, लेकिन बॉलिंग सेकंड में भी इनके विकेट्स हैं और बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं। और ओनिल के यहाँ पे 2 विकेट्स। पेसर्स ही आपको मोस्टली दिख जाते हैं। मर्फी उतना डोमिनेशन उनका नहीं है, एक आध विकेट है शायद, लेकिन डोमिनेशन वाला कोई बात नहीं है। और रनों की अगर हम बात करें तो रन 270 280 तक तो बनता ही है। यहाँ पे 298 भी बना था, वो आपका स्टार्ट कैसा हो रहा है उसके ऊपर। 300 के पार अभी तक हमने आखिरी 5 में बनते हुए नहीं देखा। चेस भी हो रहा है, ठीक है, काफ़ी बार यहाँ पे चेस हो चुका है। लास्ट मैच हालांकि चेस नहीं हुआ, और ये वाले मैच में तो चलो मैच छोटा हो गया, चले दो। तो ओवरऑल इस ग्राउंड पे हम जो देख पा रहे हैं कि रन बन सकते हैं, ठीक है। 270 80 90 तक भी आप सोच सकते हो, बहुत हाई स्कोरिंग शायद नहीं, लेकिन लगभग मोर देन एवरेज तो आप उम्मीद रख ही सकते हो। चेस भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यहाँ पे चेस होते हुए देखा है। न्यू साउथ वेल्स हालांकि लास्ट मैच चेस नहीं कर पाई। पेसर्स का यहाँ पे अपर हैंड रहता है। कुछ प्लेयर्स के हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे नाम देखे हैं, जिनमें से सदरलैंड बॉलिंग से, हैंड्सकॉम्ब बैटिंग से, रॉजर्स किलवे इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रॉजर्स काफ़ी सालों से खेल रहे हैं विक्टोरियन डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन उनको कंसिस्टेंटली खेलने का मौका नहीं मिलता था विक्टोरिया की टीम के होकर। अभी मौका मिल रहा है और उसको वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसके अलावा हमने एलियट का नाम देखा है, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा बेहतर किया है, लेकिन बॉलिंग सेकंड में भी विकेट है। और हमने मिडलो का भी थोड़ा बहुत नाम देखा है, जिन्होंने परफॉर्म करके रखे हुए हैं। फर्गुसन, जिनके भी हमने परफॉर्मेंसेस देखे हैं। फर्गुसन का एक ही डिसएडवांटेज हो सकता है कि इनके ओवर्स काफ़ी जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर शुरुआती ओवर्स में ही इन्होंने 1-2 विकेट जल्दी निकाल लिए, जिनके जो निकालने की एबिलिटी इनके पास पूरे है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस की हम उम्मीद रख सकते हैं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर मैकग्रक और हेनरी हंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे विंटर खेल सकते हैं। ये डोमेस्टिक लेवल पर इन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। देखना पड़ेगा कि इनको खेला जाता है या कि इनकी जगह में किसी और को मौका मिलता है। उसके बाद मैक्सवेनी है, लेमन, केली, मारेंटी, नियल्सन काफ़ी नीचे बैटिंग आते हैं। इनको ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन इनको मौका जब ढंग से मिलता है, टाइम होता है, तो ये इन्होंने रन बनाए हैं कभी कभी। मैं अभी भी नहीं कह रहा कि स्मॉल लीग में इनको लेकर चलो, लेकिन बड़ी लीग में ट्राई करा जा सकता है, परफॉर्मेंस तो है। उसके बाद थॉर्नटन है, पोप और बकिंगहैम। बेंच पे ग्रांट और कॉनवे हैं जो पेस ऑप्शंस आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको खेलने का मौका मिलेगा। बकिंगहैम की जगह पे किसी एक को मौका मिल भी सकता है, लेकिन चांसेस कम है। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, फ्रेजर मैकग्रा अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। आपने उनका नाम ऊपर देखा है, थोड़े बहुत रन्स हैं उनके इस राउंड पे भी, तो वो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। अभी तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बन चुका है इनका, तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। हेनरी हंट के भी हेड टू रिकॉर्ड अच्छे हैं। अगर दोनों में से एक को लेना है तो आप देख सकते हो। फ्रेजर मैकग्रा क्या है कि जनरली चेज बेहतर करते हैं, इनके आपके मोस्टली रन्स जो है ये बैटिंग सेकंड में करते हुए दिख जाएंगे, तो वो सिलेक्शन आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फ्रेजर मैकग्रा कैसे प्लेयर हैं, अगर ये 5 ओवर टिक गए किसी भी फॉर्मेट में, मैं मतलब वनडे में भी, T20 में तो है ही, लेकिन वनडे में भी अगर 5 ओवर टिक गए तो ये बहुत रन बना सकते हैं। 30-40 को ऐसे ही बना देंगे ये, तो वो रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन रिस्क अगर आपको लेना है तो ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। बाकी अगर आप चाहो दोनों को भी लेकर चल सकते हो। मैक्सवेनी अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग भी प्रॉपर कराते हैं इस फॉर्मेट में, तो ले सकते हैं आप, लेकिन रिकॉर्ड्स कुछ खास उतने अच्छे नहीं हैं इनके। उसके बाद लेमन है, बैटिंग फर्स्ट में थोड़े बहुत रन्स इनके हैं। थॉमस केली, मारेंटी, नियल्सन थोड़े बहुत रन्स हैं इस फिक्चर में, और लास्ट जो 4th डे मैच हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने रन बनाया, लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं स्मॉल लीग में आप लोगे। उसके बाद थॉर्नटन है, पोप, बकिंगहैम, इनमें से किसी के भी रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर मैं अपनी शॉर्ट लिस्ट बताऊँ तो मैं जो करने वाला हूँ कि इन दोनों में से मैं किसी एक को लूँगा, ठीक है। मैक्सवेनी मेरे लिए दूसरे ऑप्शन हो गए। बैटिंग में देखना है तो लेमन तीसरे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल बॉलिंग पे आ जाओ और थॉर्नटन को लेके आप अपना कोड जो है ख़त्म कर सकते हो। थोड़ा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर मैं यहाँ पे उम्मीद रख रहा हूँ। हालांकि बॉलिंग पे थोड़ा मुझे लगता है एक्सपीरियंस कम होने जा रहा है कल के मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पोप अच्छे बॉलर हैं, इनको विकेट निकालना आता है। अभी तक हमने हालांकि इस ग्राउंड पे तो उतना ज़्यादा स्पिनर्स के लिए कुछ देखा नहीं, लेकिन ये बहुत रनों के लिए जाते हैं, तो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर के लिए वो भी एक वो पॉइंट क्लिक होता है। बकिंगहैम इस फॉर्मेट में उनको ज़्यादा मौका मिला नहीं है, हालांकि इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा भरोसा करने वाली कोई परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं करी है। थॉर्नटन ठीक बॉलर है और ये भी अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। सेकेंड लास्ट सीजन तक भी ये विक्टोरिया की टीम में थे। मारेंटी एक कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर आपके लिए है, ये कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देते रहते हैं, और क्योंकि इनके बॉलिंग के ऊपर स्पिन का उतना वो डिपेंडेंसी नहीं होता, तो ये कंसिस्टेंटली विकेट निकालते रहते हैं एक आध करके, और बैटिंग तो करते ही हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। तो कोड जो है आपका हंट या फ्रेजर मैकग्रा में से किसी एक को लो, मैक्सवेनी को लो, लेवन या मारेंटी में से किसी एक को लो, और थॉर्नटन।
ये 6 में से 4 प्लेयर्स को लेके आप अपना कोर बना सकते हो। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो वो 6 में से जिन दोनों को आपने छोड़ा उन दोनों को ऐड कर लो। और यहाँ पे बकिंगहैम एक पेसर ऑप्शन है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। समझ सकते हैं आप कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिकॉर्ड्स थोड़े से कम हैं, जिनके रिकॉर्ड्स से वो अवेलेबल नहीं है, और नए बॉलर्स, स्पेशली बॉलर्स काफ़ी नए हैं, बैटिंग में भी नए नाम है, तो रिकॉर्ड्स थोड़े से कम है। तो इसीलिए थोड़ा करंट फॉर्म और ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करके हमें हमारा कोर बनाना पड़ रहा है। आ जाते हैं विक्टोरिया की तरफ से। यहाँ पे नाम हमारे पास थोड़े बहुत हैं। रॉजर्स, हार्पर, मार्कस हैरिस, मैडिसन शायद नंबर 4 तक ये कंप्लीट कर देंगे। मैडिसन और पीटर हैंड्सकॉम्ब का बैटिंग ऑर्डर शफल कर सकता है। उसके बाद हैंड्सकॉम्ब है, काफ़ी लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। कीपर सेक्शन में सिर्फ हार्पर के साथ लोग जा सकते हैं, ओपनर है ये देख के, लेकिन ये फॉर्मेट में वो ज़रूरी नहीं है कि कौन ओपनर है क्या है, सबको बैटिंग मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसको सदरलैंड है, फर्गुस ओनिल, मर्फी, मेरलो, सिडल और एलियट और मिच पेरी में से कोई एक खेल सकते हैं। मिच पेरी को मेरलो के जगह पे भी खिलाया जा सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो देखना पड़ेगा लाइनअप आने के बाद क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है एलियट और मिच पेरी में से कोई एक खेलेंगे। और सिडल को भी मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन सिडल के काफ़ी रेस्ट मिल चुका है, वो नहीं खेले हैं काफ़ी टाइम तक, तो उनको शायद टीम ड्रॉप ना भी करे। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है कि सिडल नहीं, एलियट और पेरी में से कोई एक आपको खेलते हुए दिख जाए। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर होंगे, हैंड्सकॉम्ब होंगे, सदरलैंड होंगे, इनको तो टच ही नहीं करना है। उसके बाद बॉलरों में से हम आ जाएंगे तो फर्गुस ओनिल मुझे लगता है काफ़ी कंसिस्टेंट दिखे हैं, इनको आप ले सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो। तो ये 3 हमारे कोर पे बन गए। और बिल्कुल ऊपर आ जाओगे तो रॉजर्स, हार्पर, हैरिस, इन तीनों में से किसी 2 को लेना है। मेरे ख्याल से रॉजर्स और हैरिस अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। हार्पर अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई मतलब रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो ले लो, और परसेंटेज कीपर भी मेरे ख्याल से यही होने वाले हैं तो लिया जा सकता है। लेकिन मेरे लिए, मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से 3 में से अगर मुझे 2 लेना पड़े तो मैं रॉजर्स और हैरिस की तरफ पहले जाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 प्लेयर्स, मतलब रॉजर्स, हार्पर, हैरिस में से 2, हैंड्सकॉम्ब, सदरलैंड और फर्गुस ओनिल, ये 5 हमारे कोर पे रहेंगे। इसके अलावा जिनको आप ऐड कर सकते हो तो वो तो मैंने बता ही दिया कि 3 में से जिसको हमने छोड़ा, रॉजर्स, हार्पर और हैरिस में से, उनको आप ऐड कर लो। छठा प्लेयर वो हो गया। और बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो मेरलो आपको दिख जाएंगे, इनके परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। अभी मेरलो को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती है और बैटिंग भी काफ़ी नीचे आने लगे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो सकता है, तो इसीलिए सेफर ऑप्शन आपके लिए एलियट होंगे। ठीक है, तो ये 6-7 ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो विक्टोरिया के प्लेयर्स हमें ज़्यादा लेने हैं, चाहे आप विक्टोरिया के अगेंस्ट में ही टीम क्यों ना बनाओ, क्योंकि उनके रिकॉर्ड ज़्यादा हैं और उनकी तरफ से हमें नाम ज़्यादा मिल रहे हैं जिनको हम टीम में ले सकते हैं। बेस्ट पे केलावे हो सकते हैं, इनके भी रन्स हैं, लेकिन मुझे लगता है मैडिसन के आने के बाद इनको शायद अपना जगह खाली करना पड़ेगा, नहीं तो मैडिसन का जगह मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा था। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो सदरलैंड और मैडिसन के साथ लोग जा सकते हैं नाम के बेसिस पे। हालांकि परफॉर्मेंस भी उन्होंने करा है रिसेंटली 4 मैच में, लेकिन देखना पड़ेगा क्या मोमेंटम रहता है इनका, क्या खेल पाते हैं, क्या कर पाते हैं, क्या रोल रहता है, वो देखना पड़ेगा। टीम में शायद मैं अपने टीम में ना रख पाऊँ, लेकिन हाँ काफ़ी लोग इनको तरफ जाएंगे BBL के नाम के ऊपर डिपेंड करके। उसके बाद हैरिस और हार्पर, रिस्क में ओनिल बॉलिंग से, या फिर आप एलियट को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। और हैंड्सकॉम्ब। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेनी और मैकग्रक के साथ लोग जा सकते हैं। मैक्सवेनी का BBL एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा है और मैकग्रक का तो इंटरनेशनल अभी चल रहा है अच्छा ही, और वो ऐसे प्लेयर हैं जब तक खेलेंगे तब तक मारेंगे, तो ऐसे प्लेयर्स को लोग हमेशा ही कंसिडर करते हैं स्मॉल लीग में, और ऊपर से ओपनर भी हैं। और हंट और थॉर्नटन उसके बाद। रिस्क में लेमन अगर लेना है बैटिंग फर्स्ट में लेना, और मार्नेंटी, बकिंगहैम, ये आपके लिए बॉलिंग से ऑप्शन बनेंगे। मार्नेंटी बैटिंग भी कर लेते हैं। अभी के लिए मैंने 6 प्लेयर्स को रखा है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। ठीक है, कीपर सेक्शन में देखो हैंड्सकॉम्ब को मैंने रख रखा है, ये कंसिस्टेंट है, हो सकता है इनसे ज़्यादा पॉइंट हार्पर देके भी जाए, ये बैटिंग में भी ऊपर आएंगे, लेकिन हैंड्सकॉम्ब कंसिस्टेंट है, ये शायद कीपिंग भी ना करें, तो हार्पर को आप साथ में ले सकते हो। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में मैंने सिर्फ हैरिस को लिया है, इसके अलावा हेनरी हंट, मुझे सबसे पहले अगर किसी बैट्समैन की तरफ देखना चाहे मैं इनकी तरफ जाऊँ, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और डिपेंडेबल ज़्यादा ऑप्शन है वो। लेमन को अगर लेना है बैटिंग फर्स्ट में लेना, जनता जिसके तरफ पहले जाएगी वो है मैकग्रक, समझ सकते हो आप क्यों, और ये अगर चल गए तो ये बहुत लंबा खींच सकते हैं, तो इनको छोड़ना भी रिस्की है, लेना रिस्क नहीं होगा लेकिन छोड़ना हमेशा रिस्क हो सकता है, तो वो सिलेक्शन आप कर सकते हो। और बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो रॉजर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये 4 ऑप्शंस हैं, रॉजर्स, मैकग्रक, लेमन और हंट, इनमें से 2 या 3 आपको लेने हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप जाना चाहो तो मैं शायद हंट और रॉजर्स को पहले प्रायोरिटी दूँ, क्योंकि ये डिपेंडेबल ज़्यादा है। मैकग्रक हर वक्त एक ही गियर पे खेलते हैं, अगर कहीं पे कुछ गलत शॉट सिलेक्शन हो गया या टाइमिंग सही नहीं हुई तो ऐसे प्लेयर्स के जल्दी आउट होने के चांसेस हैं।
ऑपोजिट भी सही है कि अगर ये सही से क्लिक करने लग गए, सारे बॉल सही से कनेक्ट होने लग गए, तो ये मेरे को एक तरफा हरा सकते हैं। तो हिट और मिस कंप्लीटली ये आप सिलेक्शन कर लो। लेमन शायद लोग सबसे आखिर में देखेंगे स्मॉल लीग में, मुझे नहीं लगता लेमन को इतनी जल्दी कोई लेगा। ऑलराउंडर सेशन में मैक्सवेनी, सदरलैंड सबके टीम में होंगे। इसके अलावा मेरलो अच्छे पॉइंट्स हैं इनके इस फिक्चर में, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, लेकिन रोल थोड़ा अलग हो रहा है इनका। अगर रोल बराबर होता तो हम ले ही लेते इनको। एलियट बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छे दिखे हैं, बॉलिंग सेकंड में भी लिया जा सकता है। बॉलरों में से मैंने फर्गुसन ओनिल और थॉर्नटन इन दोनों को रखा है। थॉर्नटन अपने पुराने टीम के अगर खेलने आने वाले हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे बकिंगहैम बॉलरों में से एक ऑप्शन होंगे, और एलियट का तो मैंने बता ही दिया। थोड़े से कम डिसेंट ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं बॉलिंग में से दोनों टीमों को मिलाकर। अगर मैं रीसेंट फॉर्म और वाइट बॉल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बकिंगहैम शायद मैं ले भी लूँ, लेकिन मुझे कुछ खास और यहाँ पे दिख नहीं रहे जिनको मैं कंसीडर कर सकूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, सदरलैंड बहुत अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, कंसिस्टेंटली पॉइंट्स हैं उनके। बैटिंग से शायद उतना आप क्वेश्चन ना भी दे, लेकिन बॉलिंग से कंसिस्टेंट है। मैक्सवेनी भी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, मैक्सवेनी का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में अच्छा रहा है, बॉलिंग भी 5-6 ओवर 7 ओवर कराते हैं। इसके अलावा जिनको आप देख सकते हो उनमें से हैंड्सकॉम्ब का नाम तो आता ही है। इस ग्राउंड पे आपने देख लिया उन्होंने कैसे परफॉर्म करा है इस टीम के अगेंस्ट में, बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो। रिस्की ज़रूर होगा, थोड़ा नीचे भी बैटिंग आएंगे, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके सारे सपोर्टिव हैं। और अभी तक क्योंकि बीबीएल के एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी लोग हो सकता है कि इनको टीम में ना ले, तो इसीलिए इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन रीज़न भी है। ठीक है, तो मेरे लिए स्मॉल लीग के लिए ये 3 अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। अलग करना है तो थॉर्नटन बॉलरों में से है, हार्डबर बैटिंग में से है, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बाकी परसेंटेज के हिसाब से मुझे लगता है मैकगर्क के साथ लोग जा सकते हैं। मेरे लिए कैलकुलेशन में वो ऐसे प्लेयर को मैं कैप्टन फैशन कभी ना बनाऊं, ये बहुत रिस्की होते हैं। T20 वगैरह हो अलग बात है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में कैप्टन तो मैं कहीं ना बनाऊं। कैप्टन मैं ऐसे ही ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूंगा जो या तो सेफेस्ट ऑप्शन है ऑलराउंडर्स में से, या तो ऐसे प्लेयर्स जिनके रिकॉर्ड्स हैं या जो लंबी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी रखते हैं, जिनके पास टेम्परामेंट है कि वो लंबा खेल के खड़े रह जाएँ, उनके लिए। बाकी किसी के लिए नहीं। बाकी आपका पैसा, आपकी सिलेक्शंस वो आप कर सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।